गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके बायो के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेस जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आती है लाइफ क्या है। ठीक है, लाइफ मतलब लिविंग। ठीक है, लिविंग वो जहाँ पर बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में काम करते हों, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है। ठीक है, अब लिविंग होने के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, आप किसी पत्थर को देख करके नहीं कह सकते हो कि वो लिविंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि या तो वो मूव नहीं करता, या तो वो ग्रो नहीं करता, डेवलप नहीं करता। ठीक है, उसके अंदर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इस तरीके के जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं, ऐसे कोई भी फंक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन क्या आप एक प्लांट को देख के बोल सकते हो कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट्स लिविंग होते हैं, लेकिन लिविंग होने का पैरामीटर हमने क्या सेट किया है? ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो भी एक जगह पे स्टेशनरी होते हैं, वो भी मूव नहीं करते। तो क्या इसका मीनिंग ये है कि प्लांट्स डेड हैं? नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं है कि प्लांट्स डेड है। प्लांट्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, बट वो मूवमेंट्स इतने स्लाइट होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमको विजिबल नहीं हो पाते। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि प्लांट्स जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इससे हम ये मान सकते हैं कि वो जो है लिविंग है। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या ग्रोथ होने से हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग मान सकते हैं? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रो करती हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक सैंड ड्यून यानी कि रेत के टीले के बारे में बात करें, तो सुबह से लेकर शाम तक अगर हम लोग उसके साइज़ में देखें तो धीरे धीरे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेत का टीला अगर ग्रो कर रहा है तो वो लिविंग है? क्योंकि एक्चुअली वो लिविंग नहीं होता। तो ग्रोथ होने के अलावा जो दूसरा पैरामीटर लिविंग के लिए सेट है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म होने का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म दो तरीके की रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होगा? कैटाबॉलिज्म का मीनिंग है कि चीज़ों को सिंथेसाइज करना, नए मटेरियल्स को सिंथेसाइज करना, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म। एंड एनाबॉलिज्म जो एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर हैं उनको डाइजेस्ट करना और उन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, दैट इज़ एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ग्रोथ के अलावा अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, देन एंड ओनली देन वी कैन से कि दैट ऑर्गेनिज्म इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हमारे जो चैप्टर का टाइटल है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का, लाइफ का मीनिंग हमने समझ लिया। अब प्रोसेस क्या है? लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए जितने भी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जनरली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो है 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये जो चारों लाइफ प्रोसेस हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा वाइटल हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन चारों लाइफ प्रोसेसेस में किसी भी एक लाइफ प्रोसेस की एब्सेंस होने से पूरा सिस्टम जो होता है, पूरा कोऑर्डिनेशन बॉडी का, या ये कहना चाहिए होमियोस्टैसिस या बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब ये चारों लाइफ प्रोसेसेस जो हैं अपने आप में इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं। ठीक है, कैसे? ये हम देखते हैं। न्यूट्रिशन जो पहला लाइफ प्रोसेस है उसमें हम क्या कर रहे हैं? फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं और उससे जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं उसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हुए हमारी बॉडी रेस्पिरेशन के लाइफ प्रोसेस के थ्रू एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती है। रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं, जिनके हेल्प से
हमारे बॉडी में डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स और डिफरेंट जो बायोकेमिकल्स होते हैं, लाइक फैट्स होता है, ग्लूकोज होता है और डिफरेंट तरीके के शुगर्स होते हैं, ये सारी चीज़ों का सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में सप्लाई करने का जो काम है वो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से होता है। एंड फाइनली न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद में बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलता है वो कैसे निकलता है, एक्सक्रीशन के लाइफ प्रोसेस के थ्रू निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से चारों लाइफ प्रोसेस जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है और चारों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम आने से हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस या बॉडी का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमको इन चारों लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बिल्कुल डिटेल में देखना है। तो वन बाय वन हम लोग उनसे डील करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? ठीक है, न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पर हमारी बॉडी, ठीक है, फूड या न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करती है और ऑब्टेन करके उसका यूटिलाइजेशन करती है अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर द यूज बाय द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के यूज़ के लिए जब हम लोग फूड मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं, उनसे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो है फूड। ठीक है, फूड क्या होता है? फूड उस चीज़ को बोलते हैं, कोई भी उस खाने की चीज़ को बोलते हैं जिसका यूटिलाइजेशन करके, जिसका एब्जॉर्प्शन करके जो है हम अपने बॉडी में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, उससे हम न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसे किसी भी मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। ठीक है, अब फूड से निकलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे जो खाना हम ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। इस तरीके से बहुत डिफरेंट तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमको फूड से मिलते हैं। ठीक है, क्या सभी न्यूट्रिएंट्स का काम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बनाना होता है? नहीं, सारे न्यूट्रिएंट्स का काम एनर्जी बनाना नहीं होता है। सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सभी का अपना अपना अलग अलग जो है एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब जितने भी फूड न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अलग अलग फंक्शन के हिसाब से हम फूड को, या ये कहना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स जो है उनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है एनर्जी फूड, ऐसा फूड जिससे हमको एनर्जी मिलती हो उसको हम कहते हैं एनर्जी फूड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, सेकेंड आते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, ऐसा फूड जिसका यूज़ करके हम अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं। बॉडी को बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि मसल्स बनाना या बॉडी बनाना, वैसा नहीं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग का मीनिंग क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है उसमें कंटिन्यूसली वेयर एंड टेयर होता है। वेयर एंड टेयर कहने का मतलब ये है कि पुराने सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, उनकी जगह नए सेल्स बनते हैं। कभी कहीं हमको चोट अगर लग जाए तो आप लोग खुद ही ऑब्ज़र्व करते हो कि अगर हमको कभी कहीं चोट लग जाती है, स्क्रैच लग जाता है, ठीक है, या और बड़ी इंजरी जो हो जाती है, धीरे धीरे मेडिसिन्स का यूज़ करके या नेचुरली भी वो जो इंजरी है वो अपने आप हील होती है ना। तो जो हील होने का प्रोसेस है, ठीक है, उसमें यूटिलाइज होने वाले जो फूड होते हैं उनको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो है उसकी कैटेगरी में आ जाएंगे प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है वो है प्रोटेक्टिव फूड्स।
ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड वो फूड होते हैं जो कि हमको एक्सटर्नल किसी पैथोजन की एंट्री से या किसी इन्फेक्शन के होने से या किसी डिजीज़ के होने से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में कोई इंजुरी है, कोई पैथोजन की एंट्री है या कोई डिजीज़ अगर हो रहा है तो उससे बचाने वाले, उससे प्रोटेक्ट करने वाले जितने भी फूड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। तो इस कैटेगरी में जो है विटामिन्स एंड मिनरल्स आएंगे। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 कैटेगरी ऑफ फूड्स हैं, एनर्जी फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब का जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है या बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। प्लांट्स की बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है, एनिमल्स की बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पीशीज़ वाइज, मतलब जैसे डॉग की बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन अलग है, कैट की अलग है, स्पाइडर की अलग होती है या रेप्टाइल्स की अलग होती है, मंकीज़ या जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है। तो अलग अलग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो है ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका होता है वो भी चेंज होता है, वो भी डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन बींग्स में नहीं है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इंसेक्ट्स के अंदर नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, उनके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनका खाना खाने का तरीका यानी कि न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन लेने का तरीका, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो है जनरली 2 तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2 तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में डिफरेंस क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो करके अपना खाना खुद से बनाता है, खुद से सिंथेसाइज करता है। इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये जनरली हमको ग्रीन प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। किस में मिलता है? जनरली ग्रीन प्लांट्स। हम स्पेसिफिकली ग्रीन प्लांट्स किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि सभी प्लांट्स ग्रीन नहीं होते। फॉर एग्जांपल फंगस जो है वो प्लांट की कैटेगरी में आता है लेकिन वो ग्रीन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ग्रीन प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हमको ऐसे ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है जो कि नॉन ग्रीन होते हैं और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, हम सारे एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे क्या आ जाते हैं? कैटेगराइज हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, फिर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर आते हैं, ठीक है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिजम्स जैसे मैंने बताया कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये भी 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला है
सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, 3 तरीके के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से, सड़ी गली हुई चीज़ों से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर होता है। डाइजेशन विल टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी एंड नॉट इनसाइड। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जितने भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, उनको हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग सैप्रोफाइट्स का एग्जांपल ले तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा फंगस। ठीक है, फंगस या फफूंद जो होती है वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको फॉलो करती है। अब सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हमने फंगस का एग्जाम्पल लिया है तो आप लोग इजीली देखते होंगे कि घर में कभी कभी क्या होता है कि खाने की कोई चीज़ जो है वो अगर ख़राब होने लगती है तो उसके ऊपर वाइट या ग्रीन कलर के आपको छोटे छोटे पैचेस जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो वो पैचेस किसके होते हैं? फंगस के पैचेस होते हैं। ठीक है, अब फंगस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हवा में तैरता रहता है, हवा से स्प्रेड होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी सड़ी गली चीज़ के कांटेक्ट में फंगस आ जाता है तो फंगस जो है उसके ऊपर ग्रो करने लगता है। ठीक है, अब फंगस के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो फंगस जो होता है वो जनरली थ्रेड के फॉर्म में होता है। फंगस जो है उसके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे पतले थ्रेड के जैसे होता है। अब फंगस का एक जो सिंगल थ्रेड होता है उसको हम कहते हैं हाइफा। ठीक है, एक सिंगल थ्रेड जो है उसको हम कहते हैं हाइफा। अगर बहुत सारे हाइफा हैं तो वो हो जाएगा हाइफी। एक सिंगल थ्रेड यानी कि हाइफा, बहुत सारे हाइफा हैं तो हाइफी, और जब बहुत सारे हाइफा का एक ग्रुप बन जाता है या एक कलेक्शन बन जाता है तब हम इसको क्या कहते हैं? फंगस की कॉलोनी कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस की कॉलोनी होती है, एक ही जगह पे बहुत सारे घर होते हैं, घरों में बहुत सारे लोग होते हैं, वैसे ही बहुत सारे फंगस के थ्रेड जब एक जगह पर जमा हो जाए और साथ में सस्टेन करने लगे तब उसको हम कहते हैं फंगस की कॉलोनी। फंगस की कॉलोनी के लिए स्पेसिफिक टर्म है माइसीलियम। फंगस की कॉलोनी का स्पेसिफिक टर्म है माइसीलियम। ठीक है, तो फंगस का जो माइसीलियम होता है, ठीक है, मान के चलो फंगस जो है वो किसी सड़ी गली चीज़ के कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, तो फंगस जो है उस सड़ी गली चीज़ के सरफेस पे अटैच हो जाता है। ठीक है, सरफेस पे इस तरीके से क्या होगा? अटैच हो जाएगा। ये फंगस का माइसीलियम है। ठीक है, और ये किसी सड़ी गली चीज़ के ऊपर क्या होगा? इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होगा कि फंगस का जो थ्रेड है, ठीक है, फंगस का जो हाइफा है वो किसी तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं उनको सिक्रीट करेगा। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस क्या करेंगे? ये डेड और डीकेइंग मटेरियल जो है इसके अंदर क्या करेंगे? डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस है डाइजेशन का प्रोसेस फास्ट करेंगे, जिससे उस चीज़ के सड़ने का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो चीज़ जल्दी सड़ेगी तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी जल्दी निकलेंगे, जल्दी रिलीज़ होंगे। तो जब कोई भी चीज़ जल्दी सड़ेगी उसके न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होंगे, तो उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? फंगस का हाइफा एब्जॉर्ब करेगा। उस न्यूट्रिएंट्स को लेकर के वो ग्रो एंड डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 2 पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है
पैरासाइट और दूसरा होता है होस्ट। ठीक है, अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक जो पार्टनर है यानी कि पैरासाइट, वो किसके ऊपर अटैक करता है, वो अटैक करता है होस्ट के ऊपर, और होस्ट की बॉडी से अटैच होकर के होस्ट की बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन लेगा पैरासाइट और अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल एक देती हूँ, पैरासाइट का एग्जांपल हो जाएगा मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो यानी कि मच्छर जो है वो एक पैरासाइट होता है और होस्ट क्या हो जाएंगे, ह्यूमंस। ठीक है, तो मॉस्किटो जो होता है वो ह्यूमन बींग्स का ब्लड सक करता है और ब्लड सक करके उनके ब्लड से जो भी न्यूट्रिशन है उसको लेता है, फिर ग्रो एंड डेवलप करता है। ठीक है, तो पैरासाइट क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, और होस्ट कौन हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिशन दे रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं प्लांट्स के केस में। आप सभी को पता होगा अमर बेल क्या होती है। अमर बेल जो है हमको बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर जो है येलो कलर का बहुत सारा एक क्रीपर के जैसा हमको दिखता है। ठीक है, अमर बेल को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कस्क्यूटा। ठीक है, इंग्लिश में अमर बेल को हम कहते हैं कस्क्यूटा। तो अमर बेल जो है वो एक तरीके का पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, तो अमर बेल काम कैसे करता है, किसी ट्री के ऊपर अमर बेल जब स्प्रेड हो जाता है तो वो क्या करता है, उस ट्री की ब्रांचेस से इस तरीके से लिपट जाता है। ट्री के ब्रांचेस से या ट्री के ट्रंक से इस तरीके से लिपट जाता है। लिपटने के बाद में अमर बेल जो है वो अपने पैरासिटिक रूट्स को डेवलप करता है। अमर बेल की ये जो पैरासिटिक रूट्स होती हैं इनको हम कहते हैं हॉस्टोरिया। इनको कहते हैं हम लोग हॉस्टोरिया। तो ये जो पैरासिटिक हॉस्टोरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ट्री के ट्रंक में, ट्री का जो स्टेम होता है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम तक जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम तक जा करके जाइलम और फ्लोएम से वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सक करते हैं और फिर उस वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेकर के अमर बेल जो है देन ग्रो एंड डेवलप करता है। ठीक है, तो ये हुआ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये जनरली हायर एनिमल्स में जैसे कि लायन, टाइगर, जिराफ, ह्यूमन बींग्स हम सब में देखने के लिए मिलता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सॉलिड पीसेस ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं, सॉलिड खाना कंज्यूम करते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्लांट्स या तो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं या सिर्फ दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं या फिर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हर्बीवोर्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, कार्निवोर्स सिर्फ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश कंज्यूम करते हैं, जबकि ऑमनीवोर्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।